Hey guys, दिव्यांश and welcome back to another episode of Football Daily and of course भाई थोड़ी सी यहाँ पर जो तबीयत है वो ऐसा है क्योंकि तुम में से काफ़ी लोगों को पता होगा भाई अपन यहाँ पर खेलने गए थे देहरादून में और वहाँ से आने के बाद भाई मेरे को लगभग ऑलमोस्ट फूड पॉइजनिंग हो ही गया। लेकिन आज के एपिसोड में हम थोड़ा सा रिकैप करने वाले हैं कि इस वीकेंड जो कि इंटरनेशनल ब्रेक से पहले का लास्ट वीकेंड था वहां पर कुछ फेरबदल हुआ है और इस समय अगर टॉप यूरोपियन फुटबॉल की बात करें तो हमारे पास काफी बढ़िया स्टोरीज हैं। लेकिन सबसे पहले यूरोपियन फुटबॉल से हटके एक ऐसी जगह चलते हैं जहां पर अपना वन ऑफ द गोट इस समय खेल रहा है एंड दैट इज इंटर मियामी। अब देखो इंटर मियामी के साथ यहां पर थोड़ी दिक्कत तो हो गई है। देखो सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि किस एंटिसिपेशन और एक्सपेक्टेशन के साथ वो लियोनेल मेसी को लेके आए थे और इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि लियोनेल मेसी ने उसको बखूबी तरीके से यहां पर डिलीवर भी किया था। लेकिन अनएक्सपेक्टेडली कह दो या फिर एक्सपेक्टेडली था कि जिस तरीके से वो लियोनेल मेसी की रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर रहे थे ये तो होना ही था और ये लाजमी था। बस वक्त की बात थी कब यहां पर लियोनेल मेसी को इंजरी होनी थी या फिर थकान के मारे उनको बाहर बिठाना पड़ा था। लेकिन लियोनेल मेसी के आप कह सकते हो कि इफेक्टिवनेस या फिर लियोनेल मेसी के जो हमको एक तरीके से कहते ना एक सडन बम्प मिल रहा था इंटर मियामी की परफॉर्मेंस में कि ये मैच भी जीत रहे हैं, ये कप भी जीत रहे हैं, ये फाइनल भी जीत रहे हैं, ये वाला मैच भी हो गया, यहां पर कमबैक कर दिया, यहां गोल स्कोर कर दिया, इन सारी चीजों पे एंड आना था। लेकिन इंटर मियामी को ये एंटिसिपेट करने में काफी देरी हो गई कि लियोनेल मेसी के जाने के बाद उनका जो प्लान बी है इवन विद जॉर्डी अल्बा या फिर सर्जियो बुस्केट्स या फिर जितने भी बाकी के अटैकिंग प्लेयर्स उनके पास हैं, चाहे मार्टिनेज की बात करें चाहे बाकी के प्लेयर्स की बात करें, लियोनेल मेसी के अभाव में वो कैसे खेलेंगे। एंड दिस इज द पॉइंट जहां पर वो मैच हार गए। काफी लोग यहां पर ये कह सकते हैं कि लियोनेल मेसी का ना होना तो हमेशा से यहां पर इंटर मियामी को प्लेऑफ से बाहर ही रखना था। लेकिन मेरे को यहां पर लगता है कि लियोनेल मेसी के अगर इवन इफ एब्सेंस की बात करें तो आई थिंक ये टाटा मार्टिनो को समझना चाहिए था कि उसका प्लान भी उतना इफेक्टिव तो कभी भी नहीं हो सकता लियोनेल मेसी जब प्लान ए में है। लेकिन स्टिल उसको पॉइंट्स यहां पर एक्यूमुलेट करने पड़ेंगे, नॉट बिकॉज कि वो लियोनेल मेसी के बगैर काम कर सकता है बट उसको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि लियोनेल मेसी के साथ जितने पॉइंट्स दिए उसको व्यर्थ नहीं किया गया। नाउ अगर आप पीछे मुड़ के देखोगे तो लियोनेल मेसी को जितना एक्सप्लॉइट किया, जितना ओवर यूज किया, यहां पर सब का सब धरा का धरा धी पिट गई उनकी। लेकिन इसी के साथ यहां पर अब एथलेटिक ने और बाकी के जो रिलायबल रिपोर्ट्स हैं उन्होंने यहां पर इस चीज को कंफर्म कर दिया है कि इवन इफ अगर हम मियामी हेराल्ड की बात करें, यहां पर अगर एमएलएस के न्यूज सोर्सेज की बात करें, वो इस चीज पे काफी यहां पर एम्फसाइज करेंगे कि लियोनेल मेसी टू बार्सिलोना क्या हो सकता है, क्योंकि अब यहां पर लेट फरवरी से पहले लियोनेल मेसी गेम नहीं खेलेंगे। हमने अपने लास्ट के फुटबॉल डेली के एपिसोड में इसको डिस्कस किया था और मैंने तुमको अपने रिएक्शन और अपने इमीडिएट रिव्यू में बोला था कि कैसे यहां पर मेरे को लगता है कि लियोनेल मेसी और बार्सिलोना नहीं हो पाएगा क्योंकि ट्रांसफर विंडो मेरे लिए सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल है। लेकिन जब मैंने एथलेटिक और मियामी हेराल्ड के एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स पढ़ी तो वहां पर मेरे को जो रीजंस मिले वो काफी अच्छे हैं और काफी अच्छे मतलब काफी एक्साइटिंग वाले हैं। देखो सबसे पहले जो पहला रीजन है वो उन्होंने विंडो ट्रांसफर डेडलाइन का तो जिक्र ही नहीं किया। उन्होंने यहां पर बताया कि लियोनेल मेसी अपनी फैमिली को लेकर हमेशा से कंजर्वेटिव रहता है और एक सडन चेंज कभी भी नहीं करता। तो अभी वो यहां पर कुछ महीने पहले ही वो यहाँ पर इंटर मियामी आया और स्टिल यहाँ पर वापस से बार्सिलोना में शिफ्ट होगा और उसके बाद वापस से वो इंटर मियामी आएगा, ये काफी ज्यादा ऑड है। दूसरी चीज की जो फाइनेंशियल डिमांड्स हैं एमएलएस की वो यहाँ पर बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी कि लियोनेल मेसी एमएलएस से दूर रहे। इवन दो यहाँ पर चाहे वो अब ये वाला विंडो होगा वो फरवरी से मई तक का होगा जब बार्सिलोना मोस्ट प्रोबेबली सेकंड हाफ ऑफ द सीजन खेल रहे हैं। और तीसरा रीजन है कि लपोर्ता और मेसी के बीच में दरार। अगेन तुम में से काफी लोग कहेंगे कि यार अभी तो सब सही लग रहा था, अभी तो लपोर्ता यहाँ पर बिल्कुल ही फूट रहे थे, रो रहे थे, टसुए बहा रहे थे। इसके पीछे का जो रिएक्शन है एथलेटिक बीइंग वेरी रिलायबल, उन्होंने यहां पर कहा कि क्लोज सोर्सेज जिन्होंने अपने आप को एनोनिमस रखा है इस पूरे कॉन्वर्सेशन में, वो यहां पर ये कहते हैं कि लियोनेल मेसी को हमेशा से लगता है कि बार्सिलोना ने मतलब पर्टिकुलरली लेपोर्टा के एडमिनिस्ट्रेशन ने अपने आप को बचाकर लियोनेल मेसी को सबके सामने एक्सपोज कर दिया, ये कह के कि भाई हम तो हर चीज कर रहे हैं, ये सारी की सारी चीजें मेसी के हाथ में, जो कि काफी ज्यादा आपको याद भी होगा वो किस्सा जब लियोनेल मेसी ने इंटर मियामी ज्वाइन करा था तो बार्सिलोना का जो ऑफिशियल कम्युनिकेशन था उनका वेबसाइट पर कितना खराब था और काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म मिला था बार्सिलोना को उसके रिगार्डिंग। तो काफी मेसी यहां पर यही मानते हैं कि लेपोर्टा ने अपने आप को बचा लिया और अपने फाइनेंशियल चीजों को या फिर अपनी नाकामी को छुपाने के लिए उसने लियोनेल मेसी को सबके सामने एक्सपोज कर दिया कि अगर ये डील नहीं हो पाएगी तो वो मेसी की वजह से नहीं हो पाएगी। और अल्टीमेटली ऐसा ही यहां पर हुआ कि भाई मेसी ने इंटर मियामी को ऑप्ट किया और यहां पर लेपोर्टा ने इस तरीके से कम्युनिकेट करने की कोशिश की। तो अल्टीमेटली यहां पर दोनों के बीच में जो रिलेशंस है वो काफी ज्यादा खराब है, इसलिए ये बिल्कुल ही ऑफ द मार्क है कि लियोनेल मेसी कहीं जाने वाले हैं। अब आप कह सकते हो कि सही महीने में वैकेशन स्टार्ट होगा।
लेकिन खैर इसी के साथ यार बात करते हैं अब थोड़े मैचेस की। सबसे पहले पुराने मैचेस को टटोल लेते हैं, रियल मैड्रिड की बात करते हैं। रियल मैड्रिड ने 4-0 से ओसासुना को तोड़ा, और जस्ट इन केस मैं अपन टीम हमारी एक साथ बैठ के देखी, क्योंकि हमारी टीम में सबसे ज्यादा फैन जो है वो 3 ही क्लब के हैं, रियल मैड्रिड, बार्सिलोना और मैनचेस्टर यूनाइटेड। तो हमारी टीम्स लाइक सारे मैच देख रहे थे बैठ के। तो चुआमेनी सेंटर बैक खेल रहा था। अब खैर तुमको पता है कार्लो एंसेलोटी ने अपने प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि या तो मेंडी खेलेगा या फिर चुआमेनी खेलेगा, एंड ऑफ कोर्स बीइंग चुआमेनी लाइक इतना सॉलिड सीडीएम है, तो उसको सेंटर बैक पे डालना इतना बड़ा गैम्बल नहीं होना चाहिए, कंसिडरिंग द फैक्ट कि कितने सारे वर्सेटाइल प्लेयर्स हमारे पास इस समय अवेलेबल है। कामाविंगा को सीडीएम डाल दिया और यहाँ पर सब अपने अपने एज यूजुअल प्लेसेस पे खेल रहे थे। चुआमेनी की परफॉर्मेंस एज अ सेंटर बैक मैं कहूंगा कि बहुत ज्यादा सही आई है। सेम गोस्ट फॉर आप मॉड्रिच की बात करोगे, मॉड्रिच के की पासेस वगैरह सारी चीजें बढ़िया निकली, और आप कह सकते हो कि उसने इस अपॉर्चुनिटी का बखूब इस्तेमाल किया है। एंड 2 सबसे प्यारे प्लेयर जो मेरे को लगे इस मैच में, या फिर मैं कहूँ कि रिसेंट टाइम में, पहला तो ऑब्वियसली इट हैज टू बी जूड बेलिंगम एंड सेकंड इज फेडरिको वालवर्दे। मतलब वालवर्दे का आप कह सकते हो कि इस समय वो अपने करियर का बेस्ट फुटबॉल खेल रहा है, बेस्ट इन्फ्लुएंशियल फुटबॉल खेल रहा है, जिसको आप शायद से असिस्ट और गोल्स में नहीं नाप सकते। लेकिन अगेन जैसा कहते हैं ना कि मैनचेस्टर सिटी पर ही बात करेंगे कि रॉड्री के बगैर क्या हो रहा है उनका, ये ना हो तो मैड्रिड का भी बहुत बुरा हाल हो सकता है। खैर इसी के साथ हमको ये भी नहीं भूलना चाहिए कि यहां पर जूड बेलिंगम गोल स्कोर कर रहा है। मैं भाई अपने चीजों को पीछे खींच लेता हूं, मैंने कहा था कि 15 गोल वो स्कोर करेगा सीजन, लेकिन ऑलरेडी अक्टूबर में उसके 10 गोल हो चुके हैं। तो मैं भाई अपनी चीज़ों को बढ़ा के 20, 21, 22 पे ले आता हूँ। लेकिन मेरे को ना सबसे इंप्रेसिव चीज़ बेलिंगम के रिगार्डिंग ये लग रही है, नॉट ओनली द गोल्स ही स्कोरिंग, कितने नंबर्स वो गोल्स में ला रहा है, लेकिन किस पैटर्न और किस बिहेवियर और किस एटीट्यूड के साथ वो गोल्स लेके आ रहा है। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि उसके गोल्स का क्या इन्फ्लुएंस आ रहा है गेम में। भाई 2-0 से जीत रहे हैं तो क्या 3-0 कर रहा है, या फिर 2-3 से हार रहे हैं और वापस से 3-3 कर रहा है। और इसके रिगार्डिंग यहाँ पर इतने नंबर ऑफ गेम्स में उसने यहाँ पर या तो क्लच करा है, या फिर हमको इक्वलाइज करवाया है, या फिर कमबैक में मदद दिलवाई है। वो बहुत ही ज्यादा इंप्रेसिव है और बेलिंगम नहीं रुक रहा है। दिस इज वाई आई थिंक इस पॉइंट ऑफ टाइम में यूरोप की अगर हम बात करें तो बेलिंगम वन ऑफ द बेस्ट, नहीं दी बेस्ट या फिर द मोस्ट हाइप्ड प्लेयर इन द वर्ल्ड राइट नाउ इस समय बन गया। बाकी क्या आप यहाँ पर काफी सारे प्लेयर्स को कह सकते हो, लेकिन वो चीज रियल मैड्रिड में सड अपने पहले 1.5 महीने में करके दिखाना बहुत ज्यादा खूबसूरत चीज है। विनीसियस की बात करें, बहुत सारे सेट्स एंड पीसेस हमको देखने को मिले सेंटर फॉरवर्ड के स्टैंड से, और यहाँ पर काफी ज्यादा उन्होंने यहाँ पर एक्सपोज भी करा। एक बार को जब ओसासुना को लगा कि ठीक है थोड़ा सा यार आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके अलावा ओसासुना ने ज्यादा कोई दिक्कत नहीं दी। सेम गोस और अगर हम बाकी के प्लेयर्स की बात करें तो सब चल रहा है। अगर यहाँ पर जोसेलू की बात करें, जैसे मैंने कहा कि देखो अभी भी मैं मानता हूं कि जोसेलू को हटाना रॉड्रिगो के लिए इट्स नॉट अ डिजर्व्ड और या फिर कहेंगे अप्रोप्रिएट डिसीजन, क्योंकि ऐसा कुछ करा नहीं है रॉड्रिगो ने। मौका मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलेगा। फ्रान गार्सिया को बिठा दिया गया है, देखते हैं कब तक बिठाया जाएगा। मेरे ख्याल से फ्रान गार्सिया से भरोसा उठता हुआ दिख रहा है। लेकिन इसी के साथ बात करते हैं कल का सबसे बड़ा मैच, वो था मैनचेस्टर सिटी वर्सेस आर्सेनल। टू बी ऑनेस्ट विद यू, बॉक्स ऑफिस टर्म्स पे लुल मैच था, लुल मैच था। एंड इसके पीछे आई थिंक ये था कि जब आप यहाँ पर एक गेम को बिल्कुल ही टैक्टिकल बेसिस पे ले जाते हो ना, कि बहुत कंजर्वेटिव खेलेंगे तब तक जब तक सामने वाला गलती ना करे। और ऑफ कोर्स यहाँ पर जो दोनों बीच का डिफरेंस था, यानी कि जो गोल आया था वो भी इसी तरीके से आया था, गलती ही हो गई, डिफ्लेक्शन से वो बिल्कुल घुस गई। एंड इसी की तरह आर्सेनल ने 2015 के बाद मैनचेस्टर सिटी को फाइनली लीग में हरा दिया है। इसके साथ टॉटनहम आर्सेनल यहाँ पर अब प्रीमियर लीग टेबल पर टॉप पर है। लेकिन अगर इस गेम की बात करें तो आपको समझ में आया कि कैसे हो सकता है कि मैनचेस्टर सिटी विद रॉड्री अनबीटेबल है, एंड मैनचेस्टर सिटी अगेंस्ट अगर हम विदाउट रॉड्री की बात करें तो 3 के 3 हार गए 3 गेम हार गए। और 2018 के बाद आई थिंक प्रीमियर लीग में बैक टू बैक पहली बार हारे। सबसे पहले वुल्व्स से हार गए और अब यहाँ पर आर्सेनल से हार गए। डिस्पाइट यहाँ पर काफी सारे अरेंजमेंट किए गए, काफी सारे यहाँ पर टैक्टिकल ट्विक्स वगैरह किए गए, लेकिन मैनचेस्टर सिटी अपना जो फुट होल्ड है वो कभी इस मैच पे इतने अच्छी तरीके से निकाल नहीं पाया। वो हमेशा से कहीं ना कहीं वेट कर रहा था कि आर्सेनल का टेम्पो कब डाउन हो, वो वेट कर रहा था कि आर्सेनल कोई गलती करे। लेकिन मैं कहूंगा कि यहाँ पर मैनचेस्टर सिटी अपना यूजुअल गेम नहीं खेल पाई। ऑफकोर्स इसमें रॉड्री का भी है, लेकिन इसमें काफी सारे छोटे छोटे पॉइंट्स भी हैं। देखो सबसे पहला पॉइंट तो यहाँ पर यही है कि हालैंड को आप कैसे यूज कर रहे हो,
वो अब समझ में नहीं आ रहा है। देखो पहले आप कह सकते हो कि यार यही हालत तो पिछले सीजन में खेल रहा था, तो इस सीजन कैसे प्रॉब्लम हो रही है। देखो पिछले सीजन इनके पास केडी भी था और उसके साथ साथ इनके पास गुंडोगन भी था, तो ये चीज बहुत ज्यादा कंबाइनली हालैंड को बाकी के स्पेसेस जो छूट रहे थे उसको एक्सप्लॉइट करने में मदद मिल रहे थे। अब आप कह सकते हो कि फिल फोर्डन का एक रोल है। वैसे आज के एपिसोड आज रात को एक एपिसोड आएगा यूलियन अल्वारेस पे, उसमें भी आपको थोड़ा सा देखने को मिलेगा कि हालैंड के साथ क्या प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन ऑफ कोर्स दैट विल फोकस ऑन यूलियन अल्वारेस मोर। अब फिल फोर्डन एक अट्रैक्टिव प्लेयर है, मतलब उस तरीके से कि प्लेयर्स को अट्रैक्ट करता है, तो वो स्पेसेस छोड़ सकता है हालैंड के लिए। लेकिन अभी के लिए प्रॉब्लम ये हो रही है कि हालैंड के रन सबसे पहले तो अच्छे नहीं निकल रहे हैं, और अगर अच्छे निकल रहे हैं तो उसको पिकअप करने वाला कोई नहीं है। दूसरी चीज अगर हम बात करें इस गेम की, तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि कोवाचिच कैसे बचा हुआ था भाई। पहला आपने यहाँ पर फाउल था वो भी रिस्की था, और दूसरा फाउल भी रिस्की था। 2 फाउल इतने शॉर्ट इंटरवल में एब्सोल्युटली भाई वर्थ इट है कि वीआर के स्क्रीन पे जाओ और आप उसको चेक करो। कंसीडरिंग द फैक्ट कि कितने ज्यादा यहाँ पर रेफरी को लेकर डिसीजन यहाँ पर इस समय अंडर मॉनिटरिंग स्क्रूटिनी में है, ये चीज तो मेरे को लगता है कि और भी ज्यादा खराब थी और बेकार ही करा इन्होंने यहाँ पर। अच्छा यहाँ पर अगर हालैंड की बात करें, हालैंड का शॉट्स ऑन टारगेट या फिर किसी भी तरीके का शॉट ही नहीं आया है, टचेस भी बहुत कम आए हैं। इन्फ्लुएंस तो मैं कह ही रहा हूँ कि बड़े गेम्स में बेचारे हालैंड का कुछ रहा ही नहीं है पिछले कुछ टाइम से, और ये बहुत बड़ी चीज़ है कंसिडरिंग कि अगर हम बात करें कि हालैंड, एम्बापे, रोनाल्डो, मेसी, इन सबको अगर आप एक ही कॉन्वर्सेशन में लेके आ रहे हो, जो कि क्राइम है। आप हालैंड एम्बापे कर लो, आप हालैंड लुकाकू कर लो, आप हालैंड यहाँ पर राव हिमेनेज कर लो, लेकिन आप हालैंड, मेसी, रोनाल्डो मत करो। इसके साथ अगर हम बात करें यहाँ पर, अगर हम यूलियन अल्वारेस की बात करें, अगेन वो ड्रिबलर नहीं है, बल्कि वो स्पेसेस को एक्सप्लॉइट करता है। हालैंड अगर फार पोस्ट पे भाग रहा है तो ये यूलियन अल्वारेस को एक अच्छी विंडो देता है, क्योंकि तुमको पता है कि हालैंड की जो बॉडी ग्रेविटी है कि वो इतना ज़्यादा बड़ा है कि उसको यहाँ पर 2-3 डिफेंडर लगते हैं मार्क करने के लिए, जहाँ पर विलियम सालिबा ने बिल्कुल ही बुली किया है। तो अब आप कह सकते हो कि आर्सेनल के डिफेंस ने यहाँ पर काफ़ी अच्छी तरीके से अपने आप को मेंटेन कर रखा था। सेम गोस फॉर जॉर्गिनो और सेम गोस फॉर डेक्लन राइस, दोनों ने भी अच्छा यहाँ पर परफॉर्म किया। मार्टिनेली के ऐसा नहीं है कि आर्सेनल ने यहाँ पर बहुत अच्छा खेला, आर्सेनल भी ऐसी लुल्ली खेल रही थी, लेकिन मार्टिनेली के बाद आपको पता है एक डायमेंशन आ गया। सबसे पहले तो गैब्रियल जेसस को राइट विंग पे खिलाया, जो कि बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था। अब बीइंग अ राइट फुटेड, प्रॉब्लम ये हो रही थी कि वो अंदर कैसे कट करे, और वाइड पे वो गेम को होल्ड नहीं कर पा रहा था। एनकीतिया की बात करें, पहले 45 मिनट एनकेत तो बिल्कुल डिस्कनेक्टेड था। उधर ट्रोसार्ड की बात करें तो वॉकर ने यहाँ पर ट्रोसार्ड को बुली के रखा था, तो वहां पर भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम यहाँ पर क्रिएट हो रही थी। तो इन सारी चीजों को सॉल्व करा भाई मार्टिनेली को लेके आओ आप, ठीक है। अब ओडेगार्ड यहाँ पर बीच में से डिक्टेट करता, लेकिन प्रॉब्लम वही थी कि यहाँ पर साइडवेज पासिंग हो रही थी, और आपको एक ऐसा प्लेयर चाहिए जो कि 1v1 ड्रिबल में खोल दे, डरे ना, और मार्टिनेली आपको एग्जैक्टली वही चीज देता है। अगर हम सिटी की बात करें तो सिटी का प्ले स्टाइल यार आप कह सकते हो कि बहुत टाइम तो उन्होंने ऑफेंसिवली अगर हम बात करें तो जो ग्वार्डियोल था वो यहाँ पर ओवरलैप कर पा रहा था आराम से गैब्रियल जेसस को, और मिडफील्ड में भी वो यहाँ पर न्यूमेरिकल एडवांटेज रख रहे थे कि ठीक है भाई रिको लुइस की बात करें, कोवाचिच की बात करें, बर्नार्डो सिल्वा की बात करें, बर्नार्डो सिल्वा सबसे पीछे खेल रहा था। और इसके पीछे का रीजन ये था कि भाई आपको क्रिएटिविटी ज्यादा नहीं दिखानी। सिटी का ये मानना था कि आप क्रिएटिविटी ज्यादा मत दिखाओ, शॉर्ट पासिस करो और टेम्पो को संभाल के रखो। ये कह सकते हो कि आप यहाँ पर, इसका मतलब गार्डियोला का पूरा प्लान था कि मैनचेस्टर सिटी आर्सेनल को डिसमेंटल नहीं करना चाहती, बस उनकी गलती का वेट करेगी, और गलती अगर नहीं भी आई, यस शॉकिंगली वो ड्रॉ के साथ खुश है, यही चीज है। अगेन डेविड राया के 2-3 स्लॉपी थे, लेकिन ठीक है काम बन जाएगा। अगेन रैम्सडेल पे ज्यादा ही हम सख्ती कर रहे थे, बट डेविड राया भी गलती का प्रोन तो है। इसी के साथ यार बात करते हैं बारसा के मैच की। भाई मतलब ये तो मेरे को पूरी लुइस एनरिके वाली वाइब आ गई भाई। ये तो आई थिंक यार मेरी टीम होती मैं भी बहुत किलसता, मतलब बहुत ही ज्यादा किलसता, क्योंकि किलसना बनता भी है। 80% से ज्यादा पोजीशन है आपके पास, 600 से ज्यादा पास किए आपने, और आपने 2 गोल ऑन काउंटर खाए हैं, और आई थिंक ये एक तरीके का ट्रेडमार्क रहा है बारसा का, और इसलिए मेरे को बारसा अनपेनिट्रेबल नहीं लगती है। वो इसलिए लगती है क्योंकि आप कितने मैचेस देखो यार, जितने भी जो भी लो ब्लॉक्स वाली टीम है, कैसे यहाँ पर आपके पास वन ऑफ द बेस्ट डिफेंस है और फिर भी आप यहाँ पर खुल पा रहे हो, वो एक काफी बड़ा कंसर्न है। और ये चीज आई थिंक जावी को देखनी पड़ेगी कि आप यहाँ पर जब ऑफेंसिवली एक बहुत ही सिस्टमैटिक स्ट्रक्चर में अटैक करते हो, लेकिन डिफेंसिवली आपका जो स्ट्रक्चर है वो टर स्टेगन को काफी ज्यादा वल्नरेबल कर देता है। व्हाट इज योर सिस्टम, व्हाट इज योर स्ट्रक्चर, आप काउंटर को कैसे रोकते हो, ये कहीं ना कहीं बारसा को फिगर आउट करने की जरूरत है। ऑफकोर्स यहाँ पर अगर हम ग्रानाडा की बात करें तो उनका जो प्लेयर था, क्या ज़ारागोजा नाम था भाई, उसके जो जितने भी शॉट्स था और जिसका जो मूवमेंट भी था वो भी काफ़ी ज़्यादा प्यारा था, काफ़ी ही ज़्यादा प्यारा था। अगेन यहाँ पर अगर हम ऑफेंसिवली बात करें, लमीन यमाल ने काफ़ी हेल्प करी। फरहान टोरेस के मूवमेंट्स कह सकते हो कि ऑफकोर्स लेवेंडोव्स्की वाले मूवमेंट्स के बराबर नहीं आते, उसको भी चांसेस मिले यहाँ पर। जाओ फिलिक्स
कह सकते हो कि सपोर्टिंग रोल है, लेकिन जो मेन एक्टर है वही गायब है। अगेन बार्सिलोना के लिए आपको थोड़ी सी सिंपैथी होनी भी चाहिए कि भाई जूल्स कोंडे भी निकल लिया और लेवेंडोव्स्की भी नहीं है, पेड्री भी नहीं है, फ्रैंकी डियोंग भी नहीं है, रफीनिया भी नहीं है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत की बात है। आई थिंक यहाँ पर एल क्लासिको तक कुछ लोग यहाँ पर वापस आ जाएंगे, लेकिन ये मैच अगेन वो वाला मैच होगा जहाँ पर बहुत छोटे छोटे डिफरेंसेज हैं, क्योंकि रियल मैड्रिड तो अभी ग्राइंड कर रही है। बारसा यहाँ पर एक बार फिर से पॉइंट ड्रॉप करके अब 3 पॉइंट पीछे आ चुकी है रियल मैड्रिड के। ओवरऑल लमीन यमाल ने गोल स्कोर करके यंगेस्ट स्कोरर बन चुके हैं, तो अगेन ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है लमीन यमाल के लिए, और उसको जो जिस तरीके से यूज कर रहा है ज़ावी, इट्स वेरी गुड, लाइक काफी अच्छा तरीका है। बात करते हैं यहाँ पर लिवरपूल के गेम की, तो भाई लिवरपूल वर्सेस ब्राइटन में 2-2 से यहाँ पर ड्रॉ हुआ है, और आप कह सकते हो कि भाई लिवरपूल अपना गेम खेलते खेलते कब ब्राइटन का गेम खेलने लग, मतलब ब्राइटन का गेम खेलने की उनको अपॉर्चुनिटी दी, वो आप कह सकते हो। देखो यार, लिवरपूल का गेम वही होता है, 4-3-3 नैरो आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पर हाई टेम्पो गेम होगा। अगर आप शोबोसलाई की बात करोगे तो शोबोसलाई तो मेरे को बहुत ही प्यारा लगता है, मतलब शोबोसलाई का जो वर्क एथिक है, जो वर्क रेट है, वो इतना ज़्यादा ट्रेमेंडसली अमेजिंग है। एंड ऑफकोर्स जो पिछले क्लब्स के लिए वो खेला है, वो इस चीज़ को कॉम्प्लीमेंट भी करता है। इसके साथ अगर आप मो साला की बात करोगे, इट्स जस्ट टू अमेजिंग। लेकिन यहाँ पर अगर हम ब्राइटन की बात करें तो देखो, ब्राइटन यहाँ पर अपने सेट ऑफ स्टैंडर्ड से खेलता है, और उसने वही चीज़ खेला डिस्पाइट कि पिछले 5-4 गेमों में वो सिर्फ एक ही मैच जीते हैं, फिर भी डिजर्बी टस से मस नहीं हुआ। डिजर्बी अपने प्रिंसिपल पे, वही मार्सेलो बिएल्सा वाली हरकत है कि वो टस से मस नहीं होता और वो अपनी चीज़ों में बिलीव रखता है। वो अगर उसका प्लान ए काम नहीं करता तो प्लान बी पे जाने से ज़्यादा वो इस चीज़ में ज़्यादा बिलीव करता है कि मैं प्लान ए को और अच्छे से कैसे एग्जीक्यूट करूँ। अगेन इसको काउंटर आप कर सकते हो कि आप जितनी बार भी प्लान ए को अच्छे से एग्जीक्यूट करोगे, कोई ना कोई उसको काउंटर कर ही देगा। दैट्स व्हाई यू शुड हैव अ सेंस ऑफ अनप्रिडिक्टेबिलिटी या फिर अनएक्सपेक्टेडनेस, जो कि प्लान बी में ही आएगा। बट अभी के लिए प्लान ए काम कर रहा है और ब्राइटन इस तरीके से खेल गई। कह सकते हैं ग्रॉस को यहाँ पर रेड कार्ड मिलना चाहिए था, क्योंकि बट अगेन यहाँ पर वीआर ने फिर बकचोदी कर दी और इसमें लिवरपूल के साथ ही कर दी। तो भाई यर्गन क्लॉप की तो वैसे ही तोते उड़ गए थे। बट ओवरऑल यहाँ पर सीन जो है वो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। ऑफकोर्स यहाँ पर मैनचेस्टर यूनाइटेड का जो मैच है ब्रेंटफोर्ड के अगेंस्ट, वो भी काफ़ी सही था, लेकिन वो पूरा मैच मैंने अभी तक नहीं देखा है, तो वो पूरा मैच यहाँ पर मैं देखने वाला हूँ। पता नहीं कहाँ चला गया वो रिप्ले में, लेकिन मैंने पहले 45 मिनट देखे और ठीक है, मतलब सही बताऊँ तो कासिमिरो मेरे को बेकार लगा, सही बताऊँ बहुत ही बेकार लगा। कासिमिरो के परफॉर्मेंस तो बहुत ही घटिया आ रहे हैं। अगर मैं स्टैट्स की बात करूँ तो मैं पढ़ भी रहा था कि डुअल्स में 80 से सीधा 29% पे कौन कैसे आ सकता है। फ्रॉम 80% to 29% इन डुअल्स इज क्राइम। अगेन मैं स्कॉट मैकटोमिने की बात करूं तो आप स्कॉट मैकटोमिने को आगे ही खिलाओ भाई। अगेन मैं बेलिंगम वाले रोल में नहीं कह रहा, लेकिन अगर उसको आप वो वाला एरिया दोगे ना, ही हैज सम गुड शूटिंग सेंस, वो शूटिंग सेंस उसमें काफी सही चीज आ सकती है। अगेन मार्कस राशफोर्ड बेकार स्टिंकर डाला, गार्नाचो को डाला, एक एनर्जी मिल गई आपको, तो आपको इससे देखना पड़ेगा कि कब तक यहाँ पर एरिक टेन हैग फेवरेटिज्म करेगा। यहाँ पर मार्कस राशफोर्ड को आपने निकाला, यहाँ पर गार्नाचो को डाला एंड यू जस्ट गॉट द रिजल्ट। मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ पर मार्कस राशफोर्ड इज द प्रॉब्लम, मैं बस ये कह रहा हूँ कि क्या ये एक सॉल्यूशन की तरफ भी हो सकता है कि शायद से, क्योंकि राशफोर्ड अभी स्टिंकर डाल रहा है, आप गार्नाचो को डालो जो कि बहुत ज्यादा एक्टिवली लग रहा है, वर्क रेट भी आ जाएगा, डिफेंस भी कर लेगा, अटैक भी कर लेगा और यहाँ पर चीज़ों को सेटअप कर लेगा। क्योंकि यहाँ पर जो पहला गोल था वो यहाँ पर गार्नाचो ने ही सेटअप किया था। खैर अभी देखने पड़ेगा कि आगे यहाँ पर किस तरीके से सीन बनते हैं। लेकिन ओनाना ने एक बार फिर से एक ऐसा गोल कंसीड किया जो कि नहीं करना चाहिए था, डिफ्लेक्शन कर लो कुछ भी कह लो, लेकिन ओनाना के शॉट स्टॉपिंग पे तो भाई अभी भी वूज ही है। 1-2 शॉट्स तो अच्छे ही सेव हुए, लेकिन डेफिनेटली आने वाले अगर किसी पॉडकास्ट में हम इस पर जरूर विविध चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड। अगर आपको एपिसोड पसंद आया तो एपिसोड को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको इसी तरह फुटबॉल से एक्सक्लूसिव कंटेंट चैनल पर मिलता रहेगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।